नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी चर्चा और सत्ता के गलियारों की हलचल पर। इस बार कई सारी रोचक खबरें हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। उत्तर प्रदेश में सरकारें चाहे जितनी बहुमत की रही हो या अल्पमत की, या सरकारें रिपीट करने वाली भी रही हो, लेकिन कानून व्यवस्था के मामले में सरकारें हमेशा घिरती रहीं। कानून व्यवस्था उनके लिए हमेशा एक बड़ा मुद्दा बनता रहा और इसी कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश में भी इन दिनों चर्चा गर्म है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक मैराथन बैठक की थी, जिसमें जिले के पुलिस कप्तानों की काफ़ी सारी खिंचाई हुई। मुख्यमंत्री क्राइम कंट्रोल न कर पाने वाले कप्तानों से काफ़ी नाराज़ रहे। अपराध नियंत्रण में जो पुलिस कप्तान नाकाम हुए, उनको मुख्यमंत्री ने सीधे चेतावनी दी है। कानून व्यवस्था का अगर मामला देखा जाए तो पिछले दिनों कुछ जिलों का प्रदर्शन बेहद ख़राब रहा, जिसमें अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, हापुड़ ये सब शामिल रहे। अंबेडकर नगर में युवती का जो है साइकिल से दुपट्टा खींचने के दौरान जो घटना हुई और उसकी मौत के मामले में मुख्यमंत्री ने एसपी अजीत सिन्हा को काफ़ी खरी खोटी सुनाई। सुल्तानपुर में डॉक्टर की हत्या का मामला काफ़ी दिनों तक चर्चा में रहा और एसपी पर भी मुख्यमंत्री काफ़ी नाराज़ हुए। हापुड़ के वकीलों पर लाठीचार्ज, पूरे प्रदेश में वकीलों के प्रदर्शन और लंबे समय तक वार्ता और हड़ताल ने काफ़ी किरकिरी कराई। एसपी अभिषेक वर्मा से सरकार नाराज़ दिखी। इसके अलावा कुछ और जिले रहे जहां पर कानून व्यवस्था की मीटिंग में मुख्यमंत्री उन जिलों को चेतावनी देते नजर आए, जिसमें चंदौली, ललितपुर ये सब जिले थे। हालांकि अगर आप देखेंगे तो चंदौली में डॉक्टर अनिल कुमार और ललितपुर में मोहम्मद मुश्ताक, ये एसपी अभी कुछ ही दिन पहले ही तैनात किए गए हैं। तो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने के लिए, समझने के लिए भी कुछ समय लगता है। लेकिन जो खराब प्रदर्शन करने वाले जिले रहे, उसमें एक नाम औरैया की एसपी चारू निगम का भी है। माना यह जा रहा है कि जो लगभग 3 घंटे मैराथन बैठक चली थी, उसमें कुछ जिलों के पुलिस कप्तानों पर आने वाले 1-2 दिनों में गाज गिर सकती है। तो ये लोग अपना बोरिया बिस्तर समेट कर रखें और तैयारी करें, इंतज़ार करें कि कब लिस्ट आती है और किन किन पर कार्रवाई होती है। लेकिन खाली खराब जिले वाले ही एसपी नहीं है इस खबर में, यहाँ पर वो लोग भी हैं जिनके अच्छे काम की तारीफ हो रही है। उसमें अलीगढ़ नंबर 1 पर है। अलीगढ़ के एसएसपी कलानिधि नैथानी, उनकी पुलिसिंग की काफ़ी तारीफ हुई है। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में उनका ज़िला अव्वल आया है और लोग जानते भी हैं कि नैथानी एक ईमानदार आईपीएस अफसरों में उनकी गिनती है और लंबे समय से वो अलीगढ़ जैसे जहां पर सांप्रदायिक रूप से टेंस जिला माना जाता था, वो उसको लगभग 3 सालों से संभाल रहे हैं। श्रावस्ती की एसपी प्राची सिंह भी कानून व्यवस्था के मामले में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं और उनकी भी काफ़ी सराहना हुई है। सोनभद्र के एसपी यशवीर सिंह, वो भी अपनी ईमानदार कार्यशैली के चलते सरकार पर छाप छोड़ने में कामयाब रहे हैं। एक और नाम है, नई अफसर हैं हमीरपुर की एसपी दीक्षा शर्मा का। उनका जिला भी कानून व्यवस्था के मामले में अव्वल आया है। तो ये जो जिले हैं 4-5, इनके एसपी की जो रेटिंग हुई है, जो मुख्यमंत्री कार्यालय में जिस पर चर्चा हुई है, उसमें बेहतर पुलिस कप्तान ये सारे लोग शामिल हुए हैं। तो स्वाभाविक है कि इन अफसरों की तारीफ भी होनी चाहिए, लेकिन सरकार का अपना एक पैमाना है। वो फीडबैक भी लेती है, आईजीआरएस पोर्टल पर जो रिपोर्ट लगती है पीड़ितों से, आवेदकों से, और उस आधार पर भी पुलिस कप्तानों की स्केलिंग होती है। तो ये जो खबर है, ये मुख्यमंत्री की समीक्षा के बाद है। अब रिजल्ट का इंतज़ार है
और जब एसपी के तबादलों की लिस्ट आएगी तब इस पर मुहर लगेगी कि कितनी बात सही थी और कितनी गलत। एक जमाने में जिनका नारा था कि मायावती की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, अब मायावती का वह किला दरकता नजर आ रहा है। आज वाकया इसलिए आया कि दिल्ली में संसद भवन के भीतर जो मायावती के पार्टी के सांसद हैं अमरोहा से दानिश अली, उनके प्रकरण पर बसपा की जो प्रतिक्रिया रही वो बड़ी सामान्य सी रही, या आप कह सकते हैं इसको ठंडी रही। और ऐसा लगता है कि मायावती अपने सांसद के उस अपमान से ज़्यादा नाराज नहीं हुई, और ये भी लगता है कि मायावती का अपने सांसदों पर भरोसा थोड़ा डगमगाया हुआ है। हालांकि बीजेपी के सांसद बिधूड़ी ने दानिश अली को उग्रवादी, मुल्ला, आतंकी और तमाम सारे अपशब्द कहे जो यहाँ कहना ठीक नहीं, लेकिन प्रतिक्रिया के मामले में बसपा पीछे रह गई और एक खाना पूर्ति करके बस वो आगे बढ़ गई। ना तो पार्टी ने इस बात का कोई विरोध किया, ना कोई धरना प्रदर्शन किया। ऐसा क्यों हुआ? इसके निहितार्थ क्या समझे जाएं? क्योंकि इतनी बड़ी घटना और दानिश अली का दर्द बांटने मायावती की जगह राहुल गांधी उनके घर पहुंच गए। शायद यही कारण है कि बसपा थोड़ा पीछे हट गई। राहुल और दानिश के मिलन की जो तस्वीरें बाहर आई उसको बीएसपी ने ज़्यादा पसंद नहीं किया गया, लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव करीब है, संसद के भीतर ऐसी घटना हो जाए और उस बहाने कांग्रेस बसपा संसद को गले लगाने उनके घर तक पहुंच जाए, तो साफ है कि दानिश अली आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ नई खिचड़ी पका रहे हैं, कोई नया ठिकाना तलाश रहे हैं, दोस्ती कुछ ज़्यादा बढ़ रही है। ये साफ है कि जो अपना पुराना घर है वहाँ उतना अब रस बचा नहीं, मज़ा आ नहीं रहा है, संभावनाएं शायद जीत की उतनी है नहीं। बसपा के लोकसभा में 10 सांसद हैं, उसमें खाली दानिश अली ही अकेले व्यक्ति नहीं हैं जो मायावती की पार्टी में रहकर दूसरे दल की ओर देख रहे हों या प्रेम बढ़ा रहे हों या लोगों से मेलजोल बढ़ा रहे हों। इस सूची में एक नाम बसपा के सांसद श्याम सिंह यादव का भी है। उनकी भाजपा से निकटता की काफ़ी चर्चे रहे हैं। दानिश अली तो मान लो कि राहुल गांधी से अब मिले हैं, लेकिन उससे पहले श्याम सिंह यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी तस्वीरें आई हैं। उनकी तस्वीरें फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी आई हैं, और उस समय भी ये चर्चा हुई कि अब शायद श्याम सिंह बहुत दिनों तक बसपा में ना रहें। लेकिन दानिश अली के बहाने आज जब बात आती है तो मायावती के जो सांसद हैं उसमें और नाम बढ़ते जा रहे हैं। अगला नाम रितेश पांडे का है जो अंबेडकर नगर से सांसद हैं। रितेश पांडे की चर्चा इसलिए क्योंकि उनके पिता समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, और अखिलेश यादव के साथ रितेश पांडे की कुछ तस्वीरें आई थी। हालांकि लोकसभा चुनाव भी दूर है, लेकिन जो 10 सांसद हैं बसपा के, उसमें कुछ भाजपा के साथ, कुछ कांग्रेस के साथ और कुछ समाजवादी पार्टी के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब तक लोकसभा चुनाव करीब आएगा, ये 10 में से कितने कूद कर उतर जाएंगे हाथी की पीठ से, ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो मायावती के सामने एक नाजुक दौर है। ये कहा जा सकता है कि उनका किला दरक रहा है, उनको इसको बचाने की ज़रूरत है। दूसरे लोग इसमें सेंधमारी कर रहे हैं, जो लोग हैं वो दूसरे दलों की ओर देख रहे हैं कि वहाँ से कोई टिकट मिल जाए, संभावना बन जाए तो वो दूसरे दल में चले जाएं। देखिए, बसपा के साथ 2014 में एक वाकया हो चुका है जब लोकसभा में उसका खाता नहीं खुला था। 2019 में सपा और बसपा मिलकर लड़े तो बसपा के अकेले 10 सांसद जीत कर आए। मायावती एक बड़ी ताकत बनी संसद के भीतर, लेकिन अब जब फिर 2024 का चुनाव निकट है तो उनके दल के सांसद
दूसरे दलों को गले मिल रहे हैं, उनके साथ बैठ के चाय पानी कर रहे हैं, तो तकलीफ वाली बात तो होगी ही। ऐसे में विधूड़ी द्वारा किए गए अपमान पर भी बसपा चुप है, तो हालात समझे जा सकते हैं कि दिल का दर्द कुछ और है। अपमान तो जो हुआ वो हुआ, लेकिन तुम उनसे मिले जिन्हें हम पसंद नहीं करते या जो हमारे साथ गठबंधन में नहीं हैं, तो इस नाते भी मायावती और उनकी पार्टी दानिश अली के मामले में चुप्पी साधे है। बीजेपी की जो योगी पार्ट 2 की सरकार है, उसके मंत्रिमंडल का विस्तार का इंतजार हो रहा है। 1.5 साल हो गया, मंत्रिमंडल में कोई विस्तार नहीं हुआ। बीजेपी के भीतर भी बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि 8 पद खाली है मंत्रिमंडल में, तो वो चाह रहे हैं कि वो मंत्री बने। लेकिन इन दिनों जो मिनिस्टर इन वेटिंग हैं गठबंधन दल के साथी, उनको लेकर काफ़ी चर्चा है। यानी कि वो ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले घोषित कर चुके हैं कि वो मंत्री बनेंगे और उनकी शपथ कभी भी हो सकती है। लेकिन कुछ सामाजिक समीकरण ऐसा बना, कुछ समय ऐसा बदला कि ना तो वेटिंग ख़त्म हुई और ना शपथ की कोई तारीख आई, और इंतज़ार बढ़ता जा रहा है। बात यह है कि जब भाजपा में ओम प्रकाश राजभर की एंट्री हुई एनडीए में, तब ये कहा गया कि ओम प्रकाश राजभर और घोसी से जो समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर आए दारा सिंह चौहान, इनको दोनों को मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन उसी बीच घोसी चुनाव आ गया, चौहान साहब चुनाव हार गए। उसी में ओपी राजभर की किस्मत भी लड़खड़ाने लगी। फिर भी यह उम्मीद थी कि चलो चुनाव हारे कोई बात नहीं, लेकिन लोकसभा चुनाव सामने है, सर पे है, भाजपा देर सवेर मंत्री तो बना ही देगी। अभी ये सब तैयारियां चली रही थी, दावा कर रहे थे कि हम बनेंगे, तब तक घर के भीतर से एक कीचड़ उछाल के मारा गया और राजभर के पीले गमछे पर उस कीचड़ के कई सारे छींटे आईं। मामला राजभर समाज के ही मंत्रियों के बीच आपस के टकराहट के रूप में देखा जा सकता है। राजभर समाज में कोई ओम प्रकाश राजभर जो हैं, वो एक छत्र वोटों के दावेदार अपने समाज के अब नहीं रह गए। अनिल राजभर जो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने ये बात खुलेआम कह दी, मंच से कह दी कि दलाल से सावधान। अब दलाल कौन है, किसके लिए है, ये बड़ी बात अपने आप में एक बड़ी समस्या बन गई। अब ये भी स्थिति तब है जब ओम प्रकाश राजभर के कुनबे में कहा जा रहा है कि हम एक एक नहीं 2-2 विभाग के मंत्री बनेंगे, और ऐसे में भाजपा का ही एक मंत्री ये कहा है कि साहब राजभर समाज को भाजपा से जुड़ने के लिए किसी दलाल की ज़रूरत नहीं है। तो ये साफ है कि राजभर को लेकर बीजेपी उनकी हैसियत का आकलन कर रही है, या ये कहा जा सकता है कि राजभर के सामने एक कैरेट लटका हुआ है, आखिरी में देगी कि तरसा के देगी कि ललचवाती रहेगी, ये अभी स्पष्ट नहीं है। ये भी कह सकते हैं कि मंत्री की कुर्सी ओम प्रकाश राजभर से अभी दूर जाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि मंत्री बनने की व्याकुलता उनमें है और उस लिहाज से उनका बड़बोलापन भी जारी है, लेकिन जो तीर भाजपा के भीतर से उनके ऊपर चलाए जा रहे हैं सरकार के मंत्री अनिल राजभर द्वारा, वो ये सावधान करने के लिए पर्याप्त है कि ये एक छत्र राज या एक मुश्त वोट पूरा राजभर का कोई एक नेता नहीं दिला सकता। इसलिए सावधान ठहरो, इंतज़ार करो और क्षमता का आकलन करने के बाद ही कुछ देना। वैसे अनिल राजभर के बयान पर भाजपा के किसी बड़े नेता ने ना तो उन्हें रोका, ना टोका, ना किसी ने उसकी काट की। तो ये भी आप समझ सकते हैं कि सरकार का एक मंत्री अपने सहयोगी दल के किसी नेता की ओर अगर इशारा करके कोई इस तरह की बात कहता है, तो पार्टी के भीतर से क्या उसको संरक्षण है या अंदर खाने बीजेपी में लोग खुश हो रहे हैं कि ऐसा माहौल बना रहा है। वैसे राजभर उत्तर प्रदेश के नेताओं पर बहुत ज़्यादा निर्भर भी नहीं है, उनको भरोसा दिल्ली दरबार का है। हालांकि 4 महीने से शपथ अटकी है,
एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा है। लेकिन इतना आरोप लगने के बाद भी राजभर धैर्य धारण किए हुए हैं। हर मुद्दे पर वो बेबाक बोलते हैं, लेकिन अनिल राजभर के आरोपों का उन्होंने धैर्यपूर्वक जवाब दिया है। तो आप ये कह सकते हैं कि मंत्री पद की खातिर अपमान सहकर भी चुप रहने की कला शायद ओम प्रकाश राजभर ने सीख ली है भाजपा की संगत में आकर, या उनकी मजबूरी बनी हुई है। हालांकि ऊँट किस करवट बैठेगा और कब तक बैठेगा ये आने वाले दिनों में देखना होगा। अभी तो लोकसभा चुनाव है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार की ना तो कोई चर्चा है ना तो कोई डेट है। अब बात उस खबर की जो काट छांट गुणा भाग इन सब चीज़ों से जुड़ी है, यानी कि उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में, सूबे की ब्यूरोक्रेसी में इन दिनों एक अफसर को लेकर कुछ तलवारें आपस में खिंची हुई हैं। चर्चा इस बात की है कि पंचम तल में किसके नंबर घट रहे हैं, किसके बढ़ रहे हैं, किसका कद छोटा हो रहा है, और इसका अंदाज़ा भी लोग अलग अलग तरीके से लगाते हैं कि मुख्यमंत्री की बैठकों में कौन अफसर बैठता है, कौन अफसर कानून व्यवस्था वाली तस्वीर में दिखाई पड़ता है, पंचम तल वाले जो साहब हैं उनकी गैरहाजिरी में किस विभाग में किस किस पर कार्रवाई होती है। वैसे चर्चा में आज हम उत्तर प्रदेश के खनन विभाग की बात करेंगे, जिसकी निदेशक और सचिव रही रोशन जैकब को अचानक से हटा दिया गया। रोशन जैकब पिछले 3-4 सालों से खनन विभाग की मुखिया थी। उनके पास एक साथ 3-3 पद थे, लेकिन खनन का विभाग हटने के बाद अब वह सिर्फ लखनऊ की मंडला आयुक्त बनकर रह गई हैं। रोशन जैकब एक स्वच्छ छवि की अफसर मानी जाती हैं। चर्चा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा खनन विभाग में कुछ पोस्टिंग को लेके कोई जांच कराई गई। वो जांच में खनन विभाग के जो बड़े अधिकारी रहे हैं, प्रमुख सचिव, आईआईडीसी, इन लोगों का भी कुछ महत्वपूर्ण रोल था, जिसके चलते खनन निदेशक रोशन जैकब को अचानक से उनके पद से हटा दिया गया। ये तबादला ऐसे समय में हुआ जब पंचम तल में शीर्ष प्रशासनिक मुखिया छुट्टी पर थे, लंबे अवकाश पर थे। और चर्चा इस बात की भी है कि जब निदेशक पद से रोशन जैकब को हटाया गया तो फिर उन्होंने सचिव का पद खुद ही छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पर प्रमुख सचिव पहले से मौजूद हैं। 3 सालों से उनका एक छत्र राज था खनन विभाग में, पूरी स्वतंत्रता के साथ वो काम कर रही थी। जब रोशन जैकब निदेशक और सचिव रहीं तो उनके ऊपर ना तो कोई प्रमुख सचिव रहा ना एसीएस आया, वो फ्री हैंड काम करती रहीं। लेकिन अनिल कुमार जब प्रमुख सचिव बनाए गए तब ये बात जरूर आई कि अब रोशन जैकब के ऊपर भी एक अफसर है, और ऐसे में वो निदेशक के तौर पर तो स्वतंत्रतापूर्वक काम कर सकती हैं, लेकिन उसी निर्णय को शासन में सचिव के रूप में अब वो सीधे पारित नहीं कर पाएंगी, उनके ऊपर प्रमुख सचिव है। तो ये कहानी कुछ चलती रही। इसी बीच मुख्यमंत्री द्वारा खनन विभाग की एक समीक्षा लगाई गई। कहानी की स्टार्टिंग यहीं से शुरू हुई विवाद की। जब ये समीक्षा का समय आया तो उसमें सारे अधिकारियों को लेटर जाता है, भाई कि आप सारे विभाग के लोग तैयारी के साथ आएँ, मुख्यमंत्री की बैठक है। लेकिन इसी बीच ये लेटर, एक पत्र आईआईडीसी मनोज कुमार सिंह को भी गया और खनन की मीटिंग में प्रतिभाग करने के लिए उनको सूचित किया गया। आईआईडीसी अभी तक तो रेगुलर तौर पर खनन और अपने जुड़े तमाम विभागों की समीक्षा नहीं करते रहे, खाली वो औद्योगिक विकास तक सीमित रहते थे, ऐसा माना जाता था, एक परंपरा बन गई थी। लेकिन मनोज कुमार सिंह कहाँ चूकने वाले, जब उनको ये जानकारी हुई तो उन्होंने बाकायदा मीटिंग में जाना उचित समझा। लेकिन वहाँ पर तबादला, पोस्टिंग, अटैचमेंट का एक मुद्दा बड़ा गर्म था। अब ऐसे में रोशन जैकब अकेली पड़ गई, और इस दौरान जो पावरफुल साहब हैं उन्होंने साफ कर दिया कि जो गलत है उसमें बदलाव किया जाएगा। तो अब बदलाव का मतलब ये था कि जो पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, अटैचमेंट वाला मामला था उस पर कैंची चलाई
सारे अटैचमेंट निरस्त कर दिए गए मुख्यमंत्री के यहाँ से, जिसके बाद ऐसी चर्चा है कि रोशन जैकब और प्रमुख सचिव विभाग के अनिल कुमार के बीच काफ़ी गर्मा गर्म बहस हुई, काफ़ी वाद विवाद की खबरें हैं। हालांकि उस दौरान पंचम तल के शीर्ष अधिकारी लंबी छुट्टी पर थे और रोशन जैकब का बचाव करने वाला कोई नहीं था, जिसका परिणाम यह निकला कि निदेशक पद जाने के साथ ही सचिव पद भी उन्होंने त्याग कर दिया। ब्यूरोक्रेसी में इसे लोग दो बड़े और ताकतवर अफसरों की टसन, लड़ाई और कहा जाए वर्चस्व के तौर पर भी देख रहे हैं। अब बात एक और आई कि जिसका कानून व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं, जो एपीसी है, आईआईडीसी है, वो लैंड ऑर्डर की मीटिंग में उनकी फ़ोटो आई। फ़ोटो पर भी ये पता चला कि साहब काफ़ी पावरफुल हैं और मुख्यमंत्री की भी पसंद बनते जा रहे हैं, और यही वजह है कि उनका महत्व लगातार बढ़ा है। जब मनोज कुमार सिंह किसी विभाग का सुपरविज़न करते हैं तो वो काफ़ी क्लियरिटी के साथ काम करते हैं। उनके काम का स्टाइल थोड़ा फास्ट भी है और उनके जो काम में चीज़ें झलकती हैं वो स्पष्टता दिखती है। लेकिन ये मामला दो ध्रुवों के टकराने का भी बनता है। ये ज़रूर है कि आने वाले वक्त में दूसरा जो गुट है वो भी जवाब देगा। वो कब देगा, कैसे देगा, ये अलग बात है, लेकिन लाइन लंबी खींची है और उसके साथ साथ तलवारें भी खींची है, इसमें कोई शक नहीं। और ब्यूरोक्रेसी को करीब से जानने वाले इस बात को जानते हैं। बहरहाल ये सब कहानी किस्से काट छाँट, अफसरों में नंबर बढ़ाने और घटाने के खेल हमेशा चलते रहेंगे। कुछ लोग हुनरमंद होते हैं, हर परिस्थिति से बचकर आगे निकल जाते हैं। तो ऐसे हुनरमंदों पर राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, सुनिएगा कि आग में फलने फूलने का हुनर जानते हैं और ना बुझा हमको कि हम जलने का हुनर जानते हैं। और आपने तो सिर्फ गिराने की अदा सीखी है और हम गिरकर भी संभलने का हुनर जानते हैं। और चाल चलने में महारत है यहाँ लोगों को और हम बच के निकलने का हुनर जानते हैं। नमस्कार।